सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफआरबी। तो ये हमारा पॉलिटिकल लेक्चर रहने वाला है और इसमें हम पार्ट 4 एंड पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं और ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, ये तीन टॉपिक पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एसएससी जेईई का भी पेपर होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं भी देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा, मतलब क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आगे और पार्ट 4 पहले हम देखने वाले, देन पार्ट 4A ऑर्डर में चलेंगे। जैसे पार्ट 1 देखा था हमने, यूनियन एंड टेरिटरी देखा था आर्टिकल 1 से 4। पार्ट 2 सिटीजनशिप देखा था हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11, और जरा बताइए सिंगल सिटीजनशिप हमने किस कंट्री से बोरो किया है। देन पार्ट 3 हमने देखा, दैट इज़ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में दिए हुए हैं। कहाँ से बोरो किए इनको हमने? यूएसए से बोरो किए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भाग 4 संविधान का, जो कि किसकी बात करता है? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये हैं क्या? तो हम लोगों ने अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे इससे पहले, है ना। ये भी राइट्स हैं, ये अधिकार हैं, ये अधिकार तो हैं, लेकिन इन अधिकारों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ कर रहे थे अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा था, तो वैसे हम 226 का भी यूज़ कर रहे थे हाई कोर्ट जाने के लिए। और ज़रा बताइए सुप्रीम कोर्ट का कि हाई कोर्ट का, किसका जुरिसडिक्शन बड़ा होता है? ये राइट्स तो हैं, लेकिन ये इतने इलाबोरेटिव राइट्स हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई इनको हमें कहाँ पे रखना होगा? इनको रखना होगा नॉन जस्टिसेबल पार्ट में, बिकॉज अभी हमारी कंट्री अभी आज़ादी से, गुलामी से बाहर निकली है, इतनी लूटा है कायदे से अंग्रेज़ों ने, तो अभी इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम सारी जो ज़रूरतें हैं, सारे राइट्स को जो है हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम नॉन जस्टिसिएबल राइट्स भी बोल देते हैं। नॉन जस्टिसिएबल राइट्स यानी ये वाद योग्य नहीं है। क्लियर? इनको बोरो कहाँ से किया? आयरलैंड से किया है, उसने स्पेन से किया था, लेकिन हमें क्या मतलब उसने कहाँ से किया? 36 से लेके 51 के बीच में दिया हुआ है, और इट इज़ यूज टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ एनी लॉ, यानी कि कोई भी मान लेते हैं लॉ बना, कोई भी कानून बना, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी वैधानिकता को चेक करने के लिए भी कि संविधान के मूल्यों के हिसाब से ठीक है ये कानून की नहीं, तो उसके लिए डीपीएसपी को हम यूज़ करते हैं, ऐसे प्रियम्बल को भी यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रियम्बल ध्यान रखना, इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑन द पावर टू द गवर्नमेंट। ये तो ना तो पावर देता है गवर्नमेंट को, ना तो उसकी पावर को लिमिट करता है। ये बस एक तरह से समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी लॉ की या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए कोर्ट्स को हेल्प करता है ये, बिकॉज वही तो ही जुडिशियल रिव्यू करते हैं। अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 36 से हमारे ये डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं। तो कल हमने देखा था आर्टिकल 12 से हमारे स्टार्ट हो रहे थे फंडामेंटल राइट्स, और 12 में क्या था? स्टेट का डेफिनेशन था डेफिनेशन। बस वैसे ही यहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन है। आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया, और क्या स्टेट की डेफिनेशन है? सेम जो आर्टिकल 12 में है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, वही यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस पे कुछ लोगों ने कमेंट्री करी थी, कुछ लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे। जैसे मैंने फेडरलिज्म में आपको बताया था ना, फेडरेशन में कुछ लोगों ने कमेंट्री करी थी, क्वाज़ी फेडरल केसी वियरन ने बोला था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ऐसे ही इनको नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था अम्बेडकर जी ने, एंड दे रिजेंबल, और ये भी बोला कि दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस as contained in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में थे। ये क्या था? ये गवर्नर जनरल्स जो हुआ करते थे उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही चीज़ ध्यान रखिएगा दैट डीपीएसपी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द कराची रेजोल्यूशन। कराची रेजोल्यूशन तो आपको पता है कि कराची में सेशन हुआ था कांग्रेस का 1931 में, जिसको कि किसने प्रिसाइड किया था? आप कमेंट में बताएंगे जरा। उन्हीं ने प्रिसाइड किया था जिन्होंने बरदौली सत्याग्रह लीड किया था 1928 में, जिनके जन्म दिवस पे हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कराची रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमने ये क्या क्या देखा था हिस्ट्री में, अगर हम बात करें थोड़ा पीछे जाएँ तो फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे। पूर्ण स्वराज गोल डिक्लेयर किया गया था। सीडीएम टेम्प्रेरी तौर पर सस्पेंड करने की बात कही गई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की बात कही गई थी। ऑल टोटल गांधी इरविन पैक्ट को इसमें एंडोर्स किया गया था इस पर्टिकुलर सेशन ऑफ कांग्रेस में। तो इससे हम इसको ट्रेस बैक कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने बताया ना फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, तो वो उसी को ही हम यहाँ पे डीपीएसपी से ट्रेस बैक कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। कॉन्शियस का मतलब होता है कि समझ है संविधान की है। केसी वेरे ने, ये तो यार हम पहले देख चुके हैं।
एंड प्रोफेसर केटी शाह ने क्या बोला, DPSP आर लाइक चेक, नॉट चेक ये वाला चेक नहीं, चेक का मतलब ये वाला चेक, ठीक है। चेक, चेक किस तरह की मनी होती है, हम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा था, फिड्यूशरी मनी। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोगों का एग्रीमेंट चाहिए तभी। अच्छा, फिएट मनी क्या होती है हमारी, जिसमें लीगल एग्रीमेंट होता है, जैसे कि जो हम करेंसी यूज़ करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में। प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल्स आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो DPSP आर लाइक चेक ऑन बैंक पेबल एट कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, ठीक है। कन्वीनियंस ऑफ द बैंक का मतलब क्या है, कन्वीनियंस ऑफ द बैंक का मतलब ये है कि अगर स्टेट यानी कि अगर हमारी सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे तभी वो आपको ये जो DPSP हैं उनको पे करेगा, तभी उस चेक को पे करेगा। अगर उसकी कन्वीनियंस होगी तो, उसका सुविधा होगी तो स्टेट के पास हमारी इतने सारे रिसोर्सेज नहीं कि हमारे सारे नीड्स को फुलफिल कर सके, लेकिन हाँ वो करती रहती है टाइम टाइम पे। अभी देखेंगे कि कौन कौन सी DPSP को उसने इम्प्लीमेंट किया अपने कुछ एक्ट के थ्रू। स्टार्ट करें, अभी करते हैं फिर। अच्छा, 36 हमने आर्टिकल पढ़ लिया कि स्टेट का डेफिनेशन है। अच्छा, 12 से लेके 35 था फंडामेंटल राइट, 12-13 तो ऐसे ही थे फर्जी टाइप। इसमें स्टेट का डेफिनेशन था और इसमें ये लिखा था कि एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, वो लॉ आपका ऑर्डिनेंस भी हो सकता है। ऑर्डिनेंस आपको पता है क्या होता है, नहीं पता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ टेम्प्रेरी लॉ होता ही है, ठीक है, तो उसके बारे में आगे देखेंगे। तो अगर कोई भी लॉ इस तरह से बनेगा और वो इफ इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट भी। आर्टिकल 37 पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या होता है? फाइनल इंटरप्रेटर एंड गारंटर ऑफ द, अगर हम बात करें फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं। आर्टिकल 37 जैसे 12-13 फर्जी टाइप थे, 36-37 शुरू के 2 फर्जी टाइप हैं। मतलब 37 बोल रहा है दे आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब कोर्ट मत चले जाना तुम इतने राइट्स पढ़ के, ऐसे राइट टू वर्क और ये सब पढ़ के मतलब जोश मत आ जाना, वो राइट टू वर्क है, हम तो बेरोजगार हैं, चलो कोर्ट चलते हैं, बिकॉज दीज आर नॉन जस्टिसेबल। यानी आपको ये वाद योग्य नहीं, यानी वहाँ पे आपको न्याय नहीं मिलेगा इसके विरुद्ध। अब याद करते हैं इसको, आर्टिकल 38, 39 टिरिक से याद करेंगे, ठीक। तो पहला वाला 38 थोड़ा सा याद कर लो कि इसमें वेलफेयर प्रमोट करने की बात कही जा रही है। ये वेलफेयर की वर्ड है, अगर 38 के बारे में पूछेगा वेलफेयर ज़रूर होगा, वेलफेयर होगा या फिर इनइक्वालिटी। एक्चुअल में आर्टिकल 38 पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन सिर्फ ये वाला प्रोविजन था। दूसरा वाला जो डब्बा बना हुआ नीचे, ये डब्बा ऐड किया गया था बाई दी 40, लिखा तो हुआ है बाई द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978। और क्या है? टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो याद कर सकते हो कि इसमें इनइक्वालिटी खत्म करने की बात कही गई थी, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में। अब इनइक्वालिटी यानी कि देखो 4 और 4 कितना इक्वल है, यानी इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी को कम करना है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो बस इसको ध्यान में रखना है। अब हम टिरिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो एक LDC है, बैच वालों को पता होगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क है एक, LDC है, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम कर रहा है, PHC में काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, L यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखते हैं, ठीक है। L से लाइवलीहुड, D से क्या है? D से है डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किनका? जो भी हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं ऑफ द कम्युनिटी, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सी, अब मटीरियल रिसोर्सेज आप जानते हैं, ठीक है, जैसे मान लो सारी चीज़ें होती मटीरियल रिसोर्सेज में, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए तो मटीरियल रिसोर्सेज में आएंगे, ठीक है। LDC, सी का मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ही हाथों में पूरी वेल्थ चली जाए, उसको प्रिवेंट करना है। उससे इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, अगर एक ही कुछ ही हाथों में वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया। LDC गोज़ टू PHC, ठीक है। P से क्या हो जाएगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। H से क्या हो जाएगा? हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिटीजन्स आर नॉट अब्यूज, यानी हेल्थ को ठीक करना। और C से चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, फ्रीडम, डिग्निटी। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। LDC गोज़ टू PHC। एक कीवर्ड ज़रूर होंगे उसमें, ठीक है। 39 सब क्लॉज A, 39 सब क्लॉज B, C, D, E और F, क्लियर। तो ये आपका आर्टिकल 39, ठीक है, ये सब क्लॉजेज हैं आपके। अब आते हैं 39A। अब ये जो LDC है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, ये जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, अब इसने अपना पब्लिक हेल्थ सेंटर छोड़ा। पब्लिक हेल्थ सेंटर में अपनी सर्विसेज देने के बाद, अभी मैं आपको वैसे भी समराइज़ कर दूंगा, अभी बस समझते रहो, ठीक है। अपनी सर्विसेज देने के बाद अब इसने सोचा कि यार अब लोगों के लिए मैं कुछ भला करता हूँ, ठीक है। मैं UPSC का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, IAS नहीं बन पाया, मेरे देश सेवा का जज्बा था, लोगों की हेल्प करने का जज्बा था, तो चलो मैं अभी क्या करता हूँ कि 39A, मतलब इसने क्या किया फिर, लीगल एड लोगों को देना, मतलब लोगों को यानी कि पुअर को, गरीबों के लिए इसने काम करना इसका सोचा। अब गरीब क्या है? केस में फंसे हुए हैं, ये केस वो केस, और कोर्ट कचहरी के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल रही। तो उसने सोचा पहले यार इनको लीगल एड देता हूँ मैं, इनकी विधिक सहायता प्रोवाइड करता हूँ, जो भी इनकी सारी चीज़ें
हैं केसेस वगैरह उनको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर हो गया। अब इन पुअर का भाई केसेस वेसेस का छुटकारा करवा के आप क्या करेंगे, गोइयाँ छिलवाएंगे। गोइयाँ से तो पैसा ना आता, तो फिर कैसे आता, तो फिर काम करने से पैसा आता। तो उसने सोचा इसके लिए पहले हम पंचायत ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। बस वो तो अकेले तो इतना काबिल है नहीं कि इंडस्ट्री सेटअप कर दे और सबको रोजगार दे दे। तो उसने दिमाग लगाया, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइज किया। तो 40 से विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, ठीक है पंचायत हो गया। अब उसने राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस दिया, नहीं राइट टू वर्क दिया 41, ठीक है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। अब उसने क्या किया, अब उसने किया क्या कि मतलब वर्क तो दे दिया। अब वर्क में लोग वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का मालिक ऐसे तो नहीं गंदी कंडीशन में वर्क करवा रहा है। तो इसीलिए टू सिक्योर ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ह्यूमेन मतलब काम करने योग्य कंडीशन होनी चाहिए वहाँ पे। और मैटरनिटी रिलीफ का मतलब होता है मातृत्व। जैसे अभी हमने देखा कि ये जो बोलते हैं असम का जो हाई कोर्ट है, पहला देश का हाई कोर्ट बना जिसने कि मैटरनिटी रिलीफ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आया। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब होता है जैसे कि जब वेमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय, प्लस जब उनका मतलब बेबी होता है तो उस समय वो काम नहीं कर सकती हैं। तो उस समय जो काम नहीं कर सकती उसका भी पैसा उन्हें दिया जाना चाहिए। और जब वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो फिर से उनको इंडक्ट किया जाए जॉब में, ठीक है। काफ़ी लोग वेमेन को इसीलिए ही सिर्फ नहीं रखते हैं कि भाई उन्हें मतलब वो लीव पे चली जाएंगे और इस तरह से, ठीक है। तो ये है 42 का मतलब मैटरनिटी लीव। तो दो चीज़ें यहाँ पे, ह्यूमेन कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है। अब ह्यूमेन कंडीशन तो हो गई, ठीक है, लेकिन भत्ता भी ठीक ठाक मिलना चाहिए, यानी कि काम करने योग्य भत्ता भी तो मतलब सिक्योर है, लिविंग वेज, जिससे कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि रोटी कपड़ा मकान तो चलता रहे आदमी का, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना तो भत्ता यानी वेज मिलता रहे, ठीक है। और वो अपना फुल एन्जॉयमेंट कर सके सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ का। एंड ये भी थोड़ा सा देख लेना कॉटेज इंडस्ट्री का भी यहाँ पे, टू प्रमोट दी कॉटेज इंडस्ट्री, क्लियर। अब ये करने के बाद अब वो उसने सोचा अब मैं तो जीवन भर यहाँ पे रहूँगा नहीं, तो आगे की जो पीढ़ियाँ हैं या फिर आगे जो लोग वर्कर्स हैं फिर हमेशा तो मैं यहाँ रहूँगा नहीं, मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फिर क्या करूँ कि हमेशा जो मैंने राइट टू ह्यूमेन कंडीशन हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया या फिर लिविंग वेज सिक्योर करने की बात हो गई, ये हमेशा चीज़ें चलती रहें। तो उसके लिए मुझे वर्कर्स को ऐसा करना पड़ेगा कि वर्कर्स इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाए तो वो वर्कर्स के बिना ना लिया जाए। तो ही सिक्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और लास्ट में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करके चला गया अपना, ख़त्म कहानी। अब इस कहानी को रिवाइज़ कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा, इस कहानी को पूरा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा 36, ठीक है। आर्टिकल देख रहे हैं, शुरू से नहीं देख रहे हैं, फिर से पूरा लेक्चर हो जाएगा। 36 स्टेट का डेफिनेशन, 37 नॉन जस्टिसेबल, 38 वेलफेयर एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी 44th अमेंडमेंट, 39 एलडीसी गोज टू पीएचसी लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ हेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ, चिल्ड्रन, एलडीसी गोज टू पीएचसी। 40 में आ जाओ अभी, ठीक है, सॉरी 40 में नहीं आओगे, 39A टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। इसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था, लेकिन वो मैं समराइज कर दूंगा लास्ट में किसको अमेंडमेंट से ऐड किया था और किसको नहीं, ठीक है। 39 फिर 40 पे उसने क्या किया, पंचायत को सेटअप किया। देन उसने क्या किया, सेटअप करने के बाद राइट टू वर्क एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस एंड राइट टू एजुकेशन का यहाँ पे उसने कॉन्सेप्ट लाया। 42 ह्यूमेन कंडीशंस एंड मैटरनिटी लीव। 43 में लिविंग वेज सो दैट देयर शुड बी अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और कॉटेज इंडस्ट्रीज भी यहीं पे था। 43A टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करवा के चला गया। इसको 97th अमेंडमेंट सेट किया गया था, अभी लिखा हुआ है, बाद में देखेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं भी दिख जाए आपका 97th अमेंडमेंट ही होगा, जैसे आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C यहाँ पे, एंड पार्ट नंबर 9B ये भी है आपका, ठीक है। तो ये सब 97th अमेंडमेंट। तो पार्ट 43B तक हो गए सारे आर्टिकल्स हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, 44 पे आते हैं। 44 देखो, ये भी इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है ना। तो टू द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान आचार संहिता, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हिंदू के लिए अलग कोड फॉलो कर रहा है चीज़ें हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग मान लेते हैं, डाइवोर्स का सिस्टम चल रहा है, सबके लिए एक होगा, यानी कि कानून सबके लिए समान होगा। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 144, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सारी चीज़ें सबके लिए समान होंगी, बराबर होंगी, 4 and 4 बराबर हैं, ठीक है। अब आते हैं 45 पे। 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये था तो पहले भी, लेकिन यहाँ पे पहले ये था कि जो 6 to 14 ईयर के बच्चे हैं जो, उनको राइट टू एजुकेशन वो यहाँ पे था, लेकिन फिर उसको हटा के 21A में कर दिया गया। 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से क्या किया गया, आर्टिकल 21A में उसको डाल दिया गया, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन दे दिया गया।
और यहाँ पे क्या कर दिया गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर यहाँ पे दे दिया। अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब होता है 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी केयर स्टेट करे। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में होता है ना, बच्चों को खिलौने आते हैं और खाना पीना आता है, सब कुछ आता है, एकदम बहुत बढ़िया आता है आंगनवाड़ी में, ठीक है। तो वो एक्चुअल में आर्टिकल 45 को ही सिक्योर कर रहा है हमारा स्टेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 46 पे आते हैं। अब यहाँ से एक नई स्टोरी पकड़ लेते हैं। तो वो जो अब एलडीसी भैया थे हमारे, किसी और गांव में उनका प्रमोशन हो गया जहाँ पे SC ST बहुत लोग रहते थे, SC ST और वीकर सेक्शन सोसाइटी। तो स्टेट शैल प्रोवाइड स्पेशल केयर। तो उन्होंने क्या सोचा कि स्पेशल केयर इनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है इन लोगों को। तो स्पेशल केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे? स्पेशल केयर मतलब यार ये लोग क्योंकि वीकर सेक्शन है तो इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है और मतलब इंटॉक्सिकेंट वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं ये ड्रग्स वगैरह। तो उसने इनका सोचा कि इनका रेज़ करेंगे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को, इनका न्यूट्रिशन का लेवल रेज़ करेंगे और उससे कैसे करेंगे, ये सब बंद करवाएंगे, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स ड्रग्स बंद करवाएंगे। और सिर्फ बंद करवाने से तो हो नहीं जाएगा भाई, ये पी रहे थे तो इसकी जगह कुछ और पिलाना पड़ेगा। अभी अब दारू पी रहे थे, दारू की जगह कुछ और पिलाना पड़ेगा ना। तो हाँ आओ जाए, यहाँ पे अब तुम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को उसने प्रमोट किया। अब क्या पियेंगे? दूध पियेंगे वो, ठीक है। और वो कैसे पियेंगे भाई? ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तो कर रहे हो और कसाई को दे दिए, गाय हो उनको सबको, काफ्स वगैरह को, तो उनको स्लॉटर नहीं करना है, ठीक है। उनका दूध निकाल के दूध पीना है, ठीक है। मिल्च मतलब जो दुधारू जानवर होता है, क्लियर। 48A पे आते हैं। 48A क्या है? अब इन लोगों को भी कुछ काम में भी तो अच्छे प्रोडक्टिव काम में भी लगाना था उसको, तो उसने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने पे लगा दिया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, सेफ गार्ड करो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। इसको भी 40 सेकंड से ऐड किया गया, तो भी मैं समराइज़ कर दूंगा। और मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करवाया, तो कितना अच्छा काम करवाया। मतलब उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया ना, सोचो ज़रा दिल से, उसके अंदर आग अभी भी ददक रही। वो वाला यूपीएससी मतलब वैसा टाइप स्टूडेंट नहीं है कि उसने रील देख ली है रॉयल एंट्री वाली और वो रॉयल एंट्री के रील बनाने के लिए ये सब कर पढ़ रहा था। नहीं, वो सीरियस था, नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसने फिर ऐसे किया सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम दूसरी स्टोरी को भी अभी देखते हैं। 43B तक देख लिए थे। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 बच्चों का वो करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर। देन 46 में क्या पढ़ा हम लोगों ने? 46 में हम लोगों ने पढ़ा कि जो SC ST और वीकर सेक्शन हैं, SC ST और वीकर सेक्शन है, ये हमने पढ़ा यहाँ पे। 47 में हमने क्या पढ़ा? इनका रेज करना है क्या? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करना है। और इंटॉक्सिकेंट्स जो ये दारू वगैरह पी रहे हैं उसको कम करना है। 48 वो किसने कैसे किया? एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर प्रमोट करके और स्लॉटर को प्रिवेंट करके। स्लॉटर का मतलब है जो मारना वगैरह, ठीक है। तो स्लॉटर प्रिवेंट करना। 48A क्या किसने किया? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया, सेफ गार्ड किया किसको? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। 49 एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाया। 50 यहाँ पे आ जाते हैं, वो है आपका सेपरेट करना जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं इन दोनों के लिए, ठीक है। 45 के लिए कोई ट्रिक नहीं थी। एंड 51 के लिए, 51 के तो है भी, देख लेंगे। तो 50 में क्या है? स्टेट शैल सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है। तो 3 मेन पिलर्स होते हैं हमारी डेमोक्रेसी के। एक होता है आपको पता है लेजिस्लेचर, विधायिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो यानी कि कार्यपालिका जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करती है, ग्रास रूट लेवल पे लेके जाती है। और जुडिशरी होती है न्यायपालिका जो इस पर रिव्यू करती है कि वो कानून सही है या नहीं है, और या फिर वो कानून सही तरह से इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे किया जा भी रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो 50 क्या बात करता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, अलग करना। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जुडिशरी कानून को इम्प्लीमेंट कर रहा है और जो एग्जीक्यूटिव है वो न्याय सुना रहा है, न्याय दे रहा है। जैसे मान लो पुलिस में कोई मतलब पुलिस वाला बंदा एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, जो ट्रैफिक पुलिस का मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मोटर व्हीकल एक्ट को उसने वो वायोलेट किया, तो उसमें जो भी सज़ा है उसके प्रावधान से उसको सज़ा देनी। ये नहीं कि अपने मन से आ जाओ बेटा तुम घर में हमारी सेवा पानी करवा के तुम्हें नौकर बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जुडिशरी है। तो ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी काम में घुस रहा है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में घुस रहा है। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जो हम यूएसए से लिए हैं। लेकिन यूएसए में तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, बिल्कुल भी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम में तीनों एक तीसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस चलता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं, लेकिन वो छोड़ दीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म वही होता है जहाँ पे जुडिशरी अपने परव्यू के बियॉन्ड जाके कुछ अगर करती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के क्षेत्र में घुस जाती है, दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक। एंड द लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 51। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हो किस लिए? ताकि शांति बनी रहे आपके घर में। तो बस वही है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है। और देखो कब बात हो रही है? जब इजराइल, फलस्तीन, रशिया, यूक्रेन सब चल रहा है ना। मेंटेन ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन दी नेशंस, खत्म हो गया, ठीक। आई होप आपको याद भी हो गया होगा साथ साथ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं किन को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ठीक है। देखो, एक हुआ 42nd अमेंडमेंट, एक हुआ 44th अमेंडमेंट,
एक हुआ 86th अमेंडमेंट, एक हुआ 97th अमेंडमेंट। क्लियर? 44 सेकेंड अमेंडमेंट से 4 DPSP ऐड करी गई, 44 से एक ऐड करी गई, वो मैं आपको बता चुका हूँ। 38 टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, टू प्रमोट वेलफेयर वाला पार्ट पहले ही सही था, दूसरा वाला डब्बा ऐड हुआ। 86 अमेंडमेंट ये 1978 में हुआ था। इसी से आपको याद करो, राइट टू प्रॉपर्टी हटा था एज अ फंडामेंटल राइट। और अभी बताओ अभी कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस आर्टिकल में, और एक लीगल राइट है वो भी। 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002, इसने क्या किया, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया और इसने क्या बोला, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रमोट करो भाई। अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रमोट करने की इसने बात कही। एंड जो 97th अमेंडमेंट है 2011 का, उसने आर्टिकल 43 भी ऐड किया टू प्रमोट दी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिंपल। ठीक है, अब 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या ऐड हुआ उसको हम इस तरह से याद करेंगे कि गरीब मजदूरों के बच्चे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। तो एनवायरनमेंट से क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट से हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो देखे थे आर्टिकल नंबर 48A, सॉरी 48A। ठीक। देन पुअर से क्या है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, और ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 39A में है। वर्कर से क्या है, टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43A। ठीक। और सॉरी, गरीब मजदूरों के बच्चे, तो यार यहाँ पे चिल्ड्रन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन होना चाहिए था, मैंने पुअर ही लिख दिया गलती से। ठीक है, तो ये 43A हो जाएगा, सॉरी 39A हो जाएगा आपका। क्या है पुअर से, हमने देखा था टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हमारे 42nd अमेंडमेंट से ये 4 DPSP ऐड हुई, 44 से एक, 86 से एक और 97 से एक, ख़त्म हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जुडिशरी और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर लड़ गए आपस में। किस बात को लेके, एक तुमने देखा होगा ना वीडियो, कहाँ जगह है, बहुत जगह है, कहाँ जगह है, बहुत जगह है। ठीक है, तो बस ऐसी टाइप लड़ाई हुई लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में कि कौन ऊपर है, फंडामेंटल राइट। लेजिस्लेचर बोले DPSP, जुडिशरी बच्चे बोले फंडामेंटल राइट। ठीक है, DPSP फंडामेंटल, DPSP फंड, इस तरह से काफ़ी कुछ गर्मा गर्मी चली। उस गर्मा गर्मी को यहाँ पे समराइज़ करते हैं थोड़ा सा। एक केस हुआ चमकम दोराई राजन केस, ये 1915 नहीं 1951 में हुआ। ठीक है, 1951 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मौलिक अधिकार ऊपर हैं DPSP से और मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। गोलकनाथ 1967 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता, यानी ये अमेंडेबल नहीं है, यानी कि इनको अमेंड नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट चिढ़ गया, उसने कर डाला 24th अमेंडमेंट और बोला कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है। पार्लियामेंट ने बोला कर सकता है ना, तो चलो कर लेते हैं। फिर 25th अमेंडमेंट कर डाला उसने। इस अमेंडमेंट से उसने आर्टिकल 31C को जोड़ा और उसमें ये चीज़ ऐड करी कि नो लॉ विच सीक टू इम्प्लीमेंट 39B एंड C। 39B-C क्या है, LDC गोज टू PHC, D और C डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्स को प्रमोट करना है और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करना है। तो इसको जब इम्प्लीमेंट करने जाएगा पार्लियामेंट तो आर्टिकल 14 और 19 आड़े नहीं आ सकते, हवाला इसका नहीं दिया जाएगा। ठीक। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, 1973 में हुआ था, बड़ा ही फेमस केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट 13 जजेस की बेंच बैठी थी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, बिल्कुल बात सही है, हम मानते हैं कि तुम 25 जो 13B और C जब लगाने जाओगे तो 14 और 19 आड़े नहीं आएंगे। ठीक है, उसने मान लिया पार्लियामेंट। और इसने ये भी बोला कि पार्लियामेंट ठीक है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसको डिस्ट्रॉय ना करे। अभी इसको मैं बता दूंगा ये है क्या, अभी रुक जाओ। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय ना करे बेसिक स्ट्रक्चर को। पार्लियामेंट के हौसले और बुलंद। उसने बोला देखो एक अब और सुन लो कि हम जब 39B-C नहीं, हम कोई भी DPSP को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो 14, 19 और 31 राइट टू प्रॉपर्टी उस समय वॉज अ फंडामेंटल राइट।
ये 42nd अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें इस चीज़ को इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐड किया कि सिर्फ 39B नहीं, सारी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट जब करेंगे, किसी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेंगे, नॉट ओनली बी एंड सी वाला, तो 14, 19 और 31 ये आड़े नहीं आ सकते, बिकॉज 31 तो फंडामेंटल राइट ही था। मिनरवा मिल केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने, देखो सुन लो कायदे से, ये चूहे बिल्ली का खेल अब नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, यानी कि ना तो एफआर ऊपर है ना तो डीपीएसपी ऊपर है, ये बैलेंस में दोनों चीज़ें चलेंगी, और इसको खारिज कर दिया। 42nd अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक यहाँ पे घोषित कर दिया। क्लियर। अब थोड़ा सा बात ये आती है कि क्या इतना क्या है, मतलब ये तो मतलब इतना क्या पड़ी है स्टेट को, 39B और सी में ऐसा क्या रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि लोगों के पास बहुत, जमींदारों के पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी पार्ट ऑफ ज़मीनें थीं, और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं था। तो जब इन लोगों की ज़मीनें हड़पी जा रही थी कि भाई इतना लैंड सीलिंग लगाया जा रहा था कि इतने ज़्यादा प्लांट होल्ड नहीं कर सकते, इतना सरकार को देना पड़ेगा, तो ये लोग आर्टिकल 31 का यूज़ करके चले जाते थे कोर्ट में, या फिर 14 का यूज़ करके, हमारे राइट टू इक्वलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी एंड सी में, कि हमें B39B में लिखा हुआ है कि जो मटीरियल रिसोर्सेज उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मटीरियल रिसोर्सेज को, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करना है। तो पार्लियामेंट बोलता था हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये आड़े आ जा रहे हैं 49, 19 और 31, लोग कोर्ट चले जा रहे हैं। तो ये ध्यान से सुन लो कि जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आड़े नहीं आएंगे। बस ये था थोड़ा सा लड़ाई। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, ये संविधान का मूल ढांचा, इसमें जो भी ये संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, नो वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये है कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो उस पर पार्लियामेंट एक तरह से उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता है। में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी पूछ ले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जैसे इसमें जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो मतलब ये यूजुअली क्वेश्चन पूछता नहीं है, अगर पूछ ले तो यहाँ पे भी आंसर ऑल ऑफ दी अबव ही होगा। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में पूछ ले क्या क्या आता है, बस ये ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। और एक केस वहाँ आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो, एंड दैट इज़ शंकरी प्रसाद केस, जिसको कि हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस भी बोलते हैं। शंकरी प्रसाद, ये भी 1951 में हुआ था केस, ठीक है, शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। इसमें ये बोला था ये सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। अब आते हैं पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 4 का संविधान का, जो कि किसकी बात करता है, जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्यों की। तो ये बात सामने आई उठी कि भाई लोगों के पास अधिकार हैं, साथ साथ उनको कुछ कर्तव्य भी दिए जाने चाहिए। तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये जब कमेटी बनती है तो इसने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड किए। कितने फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड किए? टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटी इसने रिकमेंड किए, जिसमें से कि 5 गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए। कुछ थे जैसे कि इसमें ये एक था टैक्स देना भी एक ड्यूटी होना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अगर लोग फंडामेंटल ड्यूटी अगर नहीं मानते हैं तो उनको उसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए, कांग्रेस ने नहीं एक्सेप्ट किया। तो टोटल इनकी 5 ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट किया और 5 खुद से ऐड किया, ठीक है। तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड करने के लिए, हटाने के लिए हम अमेंडमेंट करते हैं, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड करी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 1976 में जो हुआ था। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी इस समय, तो इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी, ठीक है। और टोटल अभी जो फंडामेंटल ड्यूटी का नंबर है वो 11 है, 11 है फंडामेंटल ड्यूटी। और जो 11th वाली उसको सन 2002 में ऐड किया गया था बाय द 86th अमेंडमेंट। और 86th अमेंडमेंट हमें पता है एजुकेशन और एजुकेशन से ही संबंधित है, वो भी हम देखेंगे। एंड दीज ड्यूटीज़ आर ओनली एप्लीकेबल टू इंडियंस, एज वी सॉ इन द प्रीवियस लेक्चर दैट फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू बोथ citizens as well as to foreigners, but there are certain fundamental rights which are only available to the citizens। और उसको हमने कैसे याद किया था? 15, 16, 19, 29, 30 ख़त्म। दीज आर दोज फंडामेंटल राइट्स जो कि ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, ओनली एप्लीकेबल टू इंडियंस। लेकिन ड्यूटीज़ सिर्फ इंडियंस पे ही एप्लीकेबल हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक ड्यूटी ये भी बोली, मतलब एक चीज़ ये भी बोला था कि अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनको उसके लिए फ़ाइन, मतलब कुछ जुर्माना होना चाहिए। बट ध्यान रखना, दीज आर अगेन नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि मान लेते हैं कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बट दे कैन बी एनफोर्स थ्रू अ सर्टेन लॉ। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखेंगे सारी फंडामेंटल ड्यूटी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी को 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया गया? पार्ट 4A अलग से जोड़ा गया भाग 4 का, और एक आर्टिकल जोड़ा गया, एक अनुच्छेद
एक अनुच्छेद, 11 ड्यूटी है, 11 वैसे तो 10 ऐड हुई थी उस टाइम पे, लेकिन सारी की सारी एक ही आर्टिकल में डाली गई एंड दैट वाज आर्टिकल 51A अनुच्छेद नंबर 51 का। उसके आगे बस सब क्लॉज लगा दिए 51A सब क्लॉज A B C D टू मार्क ये पहली वाली ड्यूटी है, दूसरी है, तीसरी, और ऑर्डर में रटी हुई होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और मैं आपको रटवा दूंगा, चिंता ना करिए, ठीक है। तो इसकी ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, बट दे कैन बी एनफोर्स थ्रू अ सब्सीक्वेंट लॉ। यानी कि अगर मान लो कि कोई पार्लियामेंट कोई संसद कानून बना देता है इसको लेके तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पहली ड्यूटी आपको बताता हूँ, टू क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अब ये अगर ऐसा कोर्ट में कोई जाएगा तो नया नहीं मिलेगा बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन मतलब सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन फ्लैग कोड एक्ट लाया, हमारी जो पार्लियामेंट है उसने लाया फ्लैग कोड एक्ट ऑफ 1971, जिसमें उसने बोला कि अगर कोई भी नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करता हुआ पाया गया तो उसके लिए इतना सजा है। अब सजा है, अब आप कोर्ट चले जाओ अगर कोई इसकी डिसरिस्पेक्ट करता हुआ मिल जाए तो आपको, ठीक है। नेशनल फ्लैग की अगर हम बात करें किसने डिज़ाइन किया था, पिंगाली वेंकैया जी ने। 3:2 इसका रेशियो है लेंथ और विड्थ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेशनल एंथम, और इसको हमें क्या करना है, इसको रिस्पेक्ट करना है। तो याद कैसे रखेंगे, ए से या तो अबाइड याद कर लो, ए से एंथम याद कर लो, ठीक है। नेशनल एंथम या फिर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको हम समराइज भी करेंगे जैसे DPSP हमने वो समराइज किया था। 51A सब क्लॉज B, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कैसे याद करना है, तो चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या किसके नोबल आइडियल्स पे चलने की एक तरह से बात हो रही है, भगत सिंह जी के, ठीक है। गांधी जी जिनको हम बापू के नाम से जानते हैं, तो भगत सिंह, बापू सब B से नाम स्टार्ट हो रहे हैं, B। सी किसके लिए तुम यूज़ करते हो, सी यूज़ करते हो तुम रीजनिंग में 3 के लिए। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी का मतलब हम लोगों ने देखा था जब प्रियम्बल पढ़ा था। तो 51 इज क्लॉज डी से डिफेंड, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी अपने देश की रक्षा करनी, और कभी भी मान लो कि दुश्मन देश से हमारा मान लेते हैं कि लड़ाई हो जाती है तो आप हमेशा तैयार रहें देश की सेवा के लिए। ई क्या है, ई आप रीजनिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, 5 के लिए यूज़ करते हैं, है ना। 5 का मतलब पाँचों लोग, सभी लोग साथ मिल के, यानी टू प्रमोट हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, सभी मतलब भाईचारा प्रमोट होना चाहिए। और ई से इक्वालिटी भी होता है, और जब इक्वालिटी की बात आती है तो विमेन ना हो ऐसा कुछ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वो प्रैक्टिसेस हमें छोड़नी है विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन है, जो विमेन की जो डिग्निटी को नीचा दिखाए, उन सारी हरकतों को छोड़ना है हमें। 51A सब क्लॉज F की बात करें, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, हमें उन वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना है जो हमारे रिच हेरिटेज को दिखाती हैं, कल्चर को दिखाते हैं। हेरिटेज और कल्चर हमें कहाँ से देखने को मिलता है, भारत का, जो इतने सारे किले बने हैं, फोर्ट जो बने हैं, तो F से फोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 51 सब क्लॉज जी में। जी से क्या होता है, जी से होता है ग्रीनरी, हरा भरा सब कुछ, यानी कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर। तो एनवायरनमेंट का मतलब है हरा भरा होना चाहिए सब, एंड वी शुड हैव अ कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स। अब आते हैं एच पे, एच से हो जाएगा क्या, एच से हो जाएगा ह्यूमनिज्म, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एच से क्या हो गया, एच से हो गया ह्यूमनिज्म, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ऐसा नहीं किसी ने बोला कि अपने दोस्त की बलि चढ़ा दो तुम्हारा सीजन निकल जाएगा, तो लोग बलि चढ़ाने निकल लिए, तो कुछ लॉजिक भी तो ना चाहिए तुम्हारे अंदर, कुछ साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए और इंक्वायरी एंड रिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी कोई तुम्हें न्यूज़, फेक न्यूज़ मिली और तुमने उसको तुरंत सच मान लिया। यू शुड हैव एन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। 51A सब क्लॉज आई मैंने इसको किस तरह से आपको बताया था, आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तुमको कोई आँख दिखा रहा, तुमने उसको आँख दिखाई तो ऐसे तो पूरा जग अंधा हो जाएगा। यानी कि गांधी जी इस पर्टिकुलर कोट के थ्रू ये बोलना चाह रहे थे कि वॉयलेंस मत करो, लड़ो मत। तो एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो वॉयलेंस को छोड़ना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है। देन 51A सब क्लॉज जे किसकी बात करता है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। जे से आपको याद रखना है जडेजा, यानी जड्डू। जडेजा क्या है, जो रवींद्र जडेजा हैं वो बॉलर भी अच्छे हैं, बैटर भी अच्छे हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, यानी कि हर फील्ड में एक्सीलेंट है। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। एज अ टीम इंडिविजुअल प्लेयर भी अच्छा खेलते हैं, द टीम प्लेयर भी अच्छा खेलते हैं। 51A के दैट इज़ विच इज़ द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको कि 86 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसने बोला, इसने गार्जियन को ड्यूटी दी कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो। मैं समराइज़ करता हूँ 86 अमेंडमेंट को। 21A में उसने प्राइमरी राइट टू प्राइमरी एजुकेशन दिया, 6 से 14 साल तक के बच्चों का ये अधिकार है।
फिर आर्टिकल 45 में उसमें सब्जेक्ट मैटर चेंज किया, 0 to 6 यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कही। देन आखिरी में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी, गार्जियंस को ड्यूटी दी कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करो। बस फाइनली मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक कमेटी का नाम और बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, एक तो हमने देखा था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और ये है आपकी कौन सी, जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग फिर, ठीक है, जस्टिस वर्मा कमेटी। कमेटी का गठन किया गया था 1999 में, सो दैट कैसे स्कूल्स में बच्चों को फंडामेंटल ड्यूटी सिखाई जा सकती है, प्लस साथ ही साथ कि किस तरह से रिगार्डिंग दी एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस, क्या क्या अभी लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी जो लोग वो ना फॉलो करें उनको कुछ दंड मिले। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था फ्लैग कोड एक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं यहाँ पे नेशनल ऑनर्स एक्ट। ठीक है, नेशनल ऑनर्स एक्ट आ जाता है, जिसमें फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, एंथम जिसकी आप डिसरेस्पेक्ट करोगे तो फिर आपकी रिलाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों हम यहाँ पे देख चुके हैं, एंड आई होप यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हमारी रिमेनिंग नहीं हैं। ठीक है, तो ये माइंड मैप जो है आपको ये इनकी PDF मिल जाएगी परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक वगैरह भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, सो दैट 600K भी कंप्लीट हो जाए जल्दी से, है कि नहीं। चलो भाई, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंड बस कुछ डाउट वगैरह फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।